कोविड के बाद से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस ने रिकवरी तो बहुत अच्छी दिखाई थी, लेकिन लास्ट के एक साल में कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो गया। अगर आप इक्विटास के शेयर होल्डर हो तब तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, पर अगर आप नहीं भी हो तब भी देखनी चाहिए, क्योंकि आपको इससे बैंकिंग के इंटरनल प्रोसेस ऑफ वर्किंग के बारे में पता चलेगा। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच द फुल वीडियो। कोविड के बाद से ही साल दर साल कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो कि आप इनके ईयरली रिजल्ट में भी देख सकते हो। और 2022 के बाद इनका शार्प जंप स्टार्ट हुआ प्रॉफिट में, जिसकी वजह से अराउंड दैट टाइम कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बहुत हाई चला गया था। लेकिन 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 800 करोड़ से गिर के सीधा 147 करोड़ रह गया। और इसके पीछे का रीजन आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रोविजनिंग क्यों बढ़ा, कंपनी ने इसके पीछे क्या रीजंस बताए, और हमें इसी से पता चलेगा कि क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी कैसे इवॉल्व कर रही है, क्या चीजें चल रहे हैं, बिजनेस किस तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे कंपनी के लास्ट कुछ क्वार्टर का डेटा इकट्ठा डाला हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि दिसंबर FY23 में क्या हुआ था कि तब तो उनके रेशियोज बहुत सही थे। अब GNPA पकड़ लो, NNPA पकड़ लो, प्रोविजन भी आप अगर देखते हो तो सिर्फ 84 करोड़ का ही है, राइट। और मार्च क्वार्टर में पहली बार थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला। तब अपने को देखने को मिला कि 84 से ये प्रोविजन सीधा 107 हो गया है। कंपनी ने तब क्या बताया? कंपनी ने बताया कि RBI से उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन लिया अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोरोवर। तो RBI ने क्लैरिफाई किया कि अगर आपके पास को लेंडिंग हो रखा है दो बोरोवर के बीच में, तो जो प्राइमरी बोरोवर है उसके लोन बुक में अगर NPA होता है तो फिर आपको मैंडेटरीली जो सेकेंडरी अकाउंट है, जो दूसरा वाला बंदा है, को बोरोवर है, उसके अकाउंट को भी NPA मार्क करना पड़ेगा। और इसी वजह से उस क्वार्टर में बैंक ने एडिशनली 38 करोड़ के आसपास नया NPA डाल दिया और उसके अगेंस्ट 15 करोड़ का 15 करोड़ का प्रोविजनिंग कर लिया। और उस वजह से आपको थोड़ा एलिवेटेड प्रोविजनिंग दिख रहा है मार्च वाले क्वार्टर में। तो यहां तक भी सब कुछ ठीक ही था, ऑल्दो प्रॉफिट कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा। अब आते हैं जून क्वार्टर में। जून क्वार्टर में सबसे बड़ा इंक्रीमेंट हुआ, 107 करोड़ से सीधा 305 करोड़ का प्रोविजन, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत नीचे आ गई। इसके पीछे क्या रीजंस थे? इसके पीछे एक तो रीजन था कि MFI का पेन स्टार्ट हो चुका था। कंपनी ने पहली बार 62 करोड़ का MFI के लिए सिर्फ प्रोविजनिंग करके रखा। और दूसरी चीज यह है कि कंपनी को अब यूनिवर्सल बैंक बनना है, और RBI ने गाइडलाइन लाया कि अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक यूनिवर्सल बैंक बनना चाहते हो तो आपका NNPA हमेशा 1% से नीचे आने चाहिए। तो क्योंकि इनका हिस्टोरिकल NNPA ही 1% से ऊपर रहता था हमेशा, तो दिस टाइम दे मेड 180 करोड़ ऑफ एक्स्ट्रा प्रोविजन टू कीप द NPA डाउन। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 0.83 का हो गया है जो इनका NNPA है। और यहां से उनको ये चीज मेंटेन भी करनी है फॉर 2 years टू बी एलिजिबल टू बी अ यूनिवर्सल बैंक, राइट। सो आगे चल के भी जो उनको जो भी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी वो भी ज्यादा करनी पड़ेगी, सो दैट NNPA रेशियो कभी भी 1% से ऊपर ना जाए। अब आते हैं सितंबर के क्वार्टर में। तो हमें लगा कि यार जून क्वार्टर में हमें लगा कि यार चलो ठीक है, वन टाइम प्रोविजनिंग है, बहुत कुछ अब फैक्टर इन हो गया। अब अगले क्वार्टर से, मतलब सितंबर क्वार्टर से ठीक है, कंपनी का रिजल्ट फिर से ठीक ठाक आना स्टार्ट हो जाएगा। बट टू आवर सरप्राइज ऐसा नहीं हुआ। सितंबर क्वार्टर में प्रोविजनिंग और भी बढ़ गई, 330 करोड़ की प्रोविजनिंग हो गई 305 से। और इसके पीछे कंपनी ने क्या बोला कि कंपनी ने इसके पीछे दो मेन रीजन बोला। पहला है कि कंपनी ने एक पॉलिसी चेंज किया। ये पॉलिसी चेंज बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप कोई भी बैंक को एनालिसिस करते हो, कभी भी किसी भी क्वार्टर में आपको मैनेजमेंट बोलती है कि उन्होंने कुछ पॉलिसी चेंज किया, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि उस पॉलिसी चेंज की वजह से जो एडिशनल प्रोविजनिंग या जो भी एडिशनल इंपैक्ट आ रहे हैं, क्या वो सिर्फ इस क्वार्टर में आएंगे या फिर नेक्स्ट क्वार्टर में भी आएंगे। सेम चीज यहां पे भी हुआ, मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने प्रोविजनिंग में पॉलिसी चेंज क्या किया कि पहले क्या होता था कि अगर 90 डेज का DPD हुआ, DPD मतलब डेज पास ड्यू, अगर कोई बंदा है जिसने 90 डेज तक कोई EMI पे नहीं किया तो उसके अगेंस्ट 50% की प्रोविजनिंग करती थी कंपनी। मतलब अगर बंदे ने 100 रुपए का अगर लोन है जो कि डिफॉल्ट हो रखा है या 90 डेज तक उसने पे नहीं किया है, तो उसके अगेंस्ट 50% मतलब 50 रुपए कंपनी प्रोविजनिंग करके रखती थी अगर
90 डेज से ज्यादा है तो। वही अगर 180 दिन से ज्यादा हो गए तो 75% करती थी, और अगर 365 दिन या फिर एक साल से ज्यादा हो गया तब जाके वो 100% प्रोविजनिंग करती थी। मतलब जितने का लोन अमाउंट पेंडिंग था पूरे अकाउंट में, उसका पूरा का पूरा वो प्रोविजनिंग कर देती थी। लेकिन नए पॉलिसी में क्या है कि भाई 365 दिन या फिर एक साल तक वो वेट नहीं करेंगे, 180 दिन मतलब 6 महीना अगर हो गया तो पूरा प्रोविजनिंग हो जाएगा, 100% प्रोविजनिंग हो जाएगी। वही अगर 90 डेज के बाद आप देखते हो तो 50% ना होके वो अब 75% हो गया। मतलब कंपनी ये 50% प्रोविजनिंग का फंडा ही हटा रही है, वो हमेशा ही 75% प्रोविजनिंग कर लेगी जब भी वो 90 डेज से ज्यादा होगा। 90 डेज से ज्यादा मतलब एनपीए बकेट में एंटर हो गया, राइट। SMA 1 SMA 2 में नहीं है अभी। तो ये एक रीजन था क्योंकि आप कंपनी को ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी। दूसरा है कंपनी ने एक एडिशनल फ्लोटिंग प्रोविजन भी किया। फ्लोटिंग प्रोविजन 100 करोड़ का किया क्योंकि कंपनी को लग रहा था कि माइक्रो फाइनेंस में बहुत ज्यादा इशू चल रहे हैं, जो कि एक्चुअल में चल रहे थे। माइक्रो फाइनेंस में इश्यूज काफी टाइम से विजिबल है। बाय द वे माइक्रो फाइनेंस में इशू आने के पीछे जो वन ऑफ द मेन रीजन है, वैसे तो काफी सारे रीजन है। एक तो ये है कि लेबर मार्केट बहुत खराब था गर्मी की वजह से। 2024 में अगर आप याद करते हो तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी थी, फिर फ्लड आ गए थे, सो उसके वजह से लेबर मार्केट उतना अच्छा नहीं कर रहा था। तो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, गरीब किसान लोग हैं, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि 2023 के जनवरी मंथ में ऐसा हुआ कि एक पॉलिसी चेंज आया था। जनरली क्या होता है कि एक इंसान मल्टीपल लेंडर से एट ए टाइम बोरो कर सकता है MFI, लेकिन एक टोटल कैप होता था 1.25 लाख का, एक टोटल कैप होता था, उससे ऊपर वो बोरो नहीं कर सकता था इंक्लूडिंग ऑल दोज लेंडर्स। लेकिन जनवरी 2023 में क्या हुआ कि वो कैप हटा दिया गया और वो आई थिंक जस्ट ओवर 2 लाख कर दिया गया था, 2.2 लाख या समथिंग। तो उसके वजह से लोगों की लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ गई। दैट इज वाई अगर आप देखते हो 2023 से 2024 तक जो MFI का ग्रोथ था वो बहुत रैपिड फास्ट हुआ था, राइट, क्योंकि लोग ज्यादा लोन अब ले पा रहे थे और ऊपर से ये ऐप बेस्ड लैंडिंग वेंडिंग ये सब तो चल ही रहा था। तो लोगों ने बैड लोन्स बहुत उठा लिए क्योंकि इजी कुछ ज्यादा ही इजीली अवेलेबल था लोन, राइट। तो ये एक रीजन था कि माइक्रो फाइनेंस का पेन आया मार्केट में, और ये माइक्रो फाइनेंस के पेन कंटिन्यू होने लगे। दिसंबर क्वार्टर में भी सेम ही चीज हो गया। कंपनी ने बोला कि दे हैव सीन ह्यूज स्पाइक इन माइक्रो फाइनेंस NPAs, राइट, एंड द टोटल क्रेडिट कॉस्ट ऑफ द बुक वेंट अप टू 2.65%, जो कि काइंड ऑफ 1.2% के आसपास रहती थी। बाय द वे क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है? क्रेडिट कॉस्ट मतलब जो टोटल एडवांसेस दिए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, उसके अगेंस्ट कितना परसेंटेज के हिसाब से प्रोविजनिंग करनी पड़ी, राइट, कितना पैसा हटा के रखना पड़ा। अब क्रेडिट कॉस्ट देखो पहले क्या था, पहले मतलब जस्ट द स्टार्ट ऑफ Q1 ऑफ FY25 तब तक इक्विटास का जो MFI का बुक था वो अराउंड 20% के आसपास था, एक्चुअली 17% के आसपास। तो 20% ऑफ टोटल बुक था MFI। तो अगर वहां पे 10% का भी क्रेडिट कॉस्ट आ जाता है तो मतलब क्या, पूरे बुक में 2% का क्रेडिट कॉस्ट आ गया, राइट। और ये MFI का पेन आने से पहले क्या हो रहा था कि पूरे बुक में क्रेडिट कॉस्ट था सिर्फ 1.27%। जैसे ही MFI में इशू आया, और जैसे कि आप आगे देख सकते हो मार्च के क्वार्टर में 11% से ऊपर का चला गया था MFI का क्रेडिट कॉस्ट। तो जैसे ही क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा इतना ज्यादा, 10% 11% ऑफ द MFI बुक, जो कि बहुत छोटा था, 17% दिखने में छोटा था, तो 2% ऑफ क्रेडिट कॉस्ट तो सिर्फ इस 17% से आ गया। तो इवन टुडे इक्विटास नॉन MFI लोन बुक्स क्रेडिट कॉस्ट इज लेस देन 1%, बट क्योंकि यहां पे क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा हो रखा है, इस वजह से टोटल क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड है। 20% ऑफ द बुक में 10% का क्रेडिट कॉस्ट आ जाता है तो टोटल में 2% बढ़ जाता है। मतलब 1% जो क्रेडिट कॉस्ट था वो अब 3% हो गया, राइट, नियरली 3% चल रहा है आज के डेट में इक्विटास का। वही अगर आप AU स्मॉल फाइनेंस से कंपेयर करते हो तो AU का माइक्रो फाइनेंस बुक था 5%, तो 5% में अगर उसका 10% आता है तो उसका कितना आया, जस्ट 0.5% इंपैक्ट हुआ, राइट, पूरे लोन बुक का। तो यहां पे डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप कोई
क्रेडिट वाली कंपनी या लेंडर को देखते हो, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कभी इशू आ ही सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर इशू आ जाए तो क्या कंपनी उस स्टेट में है कि उसको हैंडल कर सके। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो कि सिर्फ 17-18% का जो एमएफआई था उसने 3 गुना कर दिया क्रेडिट कॉस्ट एक्विटास के केस में, जिसके वजह से आपने देखा कि यहां पे इतना लंबा चौड़ा डिप आ गया था। जो अपना प्रॉफिटेबिलिटी में था उसमें इतना लंबा चौड़ा डिप आ गया था यहां पे, क्योंकि 1% का 3% हो चुका था। सो बैंकिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। तो आज के डेट में जब इक्विटास का माइक्रो फाइनेंस बुक अभी 10% में आ गया है, मतलब अगर लास्ट ईयर जो हुआ था एग्जैक्टली वही चीज होता है, तब भी कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट सिर्फ 1% से इंपैक्ट होगा, राइट। 10% ऑफ द 10% बुक विल बी 1% ऑफ द होल बुक। सो 1 + 1 2% होना चाहिए इस साल का, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यह है बाय द वे, इस साल आने से पहले ही मार्च के क्वार्टर में तो हमने ठीक है बोल दिया कि बहुत ज्यादा एमएफआई का पेन था, वो ले लिया। तो मैं खुद भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इस क्वार्टर से Q1 ऑफ 2026 से चीजें इंप्रूव करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कंपनी ने अभी अभी कुछ दिनों पहले ही अपना बिजनेस अपडेट दिया, क्वार्टरली रिजल्ट नहीं, सिर्फ बिजनेस अपडेट दिया, जिसपे उसने बोला कि नेट स्लिपेज जो है वो फिर से बढ़ चुका है। वो यहां पे अगर आप देखते हो तो 4.35% हो चुका है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो नॉन माइक्रो फाइनेंस बुक है उसमें भी बढ़ चुका है। सो अगर आप यहां पे देखते हो तो नॉन माइक्रो फाइनेंस बुक में ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रखा था, लेकिन अब इस क्वार्टर में फॉर व्हाटएवर रीजन नॉन माइक्रो फाइनेंस बुक में भी इशू आ रखा है। नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस क्वार्टर के रिजल्ट में क्या होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन था कंपनी के पास, राइट। फ्लोटिंग प्रोविजन जो कंपनी ने Q2 में किया था, यहां पे फ्लोटिंग प्रोविजन ऑफ 100 करोड़। सो ये 100 करोड़ कभी ना कभी तो यूज करेंगे, राइट। तो मे बी इस क्वार्टर में जब क्लीन अप चल रहा है तब में भी यूज करें। सो अगर ऐसा होता है तो शायद इस क्वार्टर में रिजल्ट फिर भी फ्लैटिश आएगा। आई डोंट थिंक कि अब कुछ ज्यादा और उम्मीद बचा है, जबकि इतना ज्यादा स्लिपेजेस के जंप आ चुके हैं। बट कुछ अच्छे होप्स भी दिख रहे हैं, क्योंकि आज ही क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का रिजल्ट आया है, जो कि लार्जेस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर है, और Q-on-Q उसका रिजल्ट काफी अच्छा आया, उम्मीद से भी बेटर आया मेरे हिसाब से। तो अगर लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री आपको ये बोल रहा है कि चीजें सुधर रहे हैं, मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री में सही में चीजें सुधर रहे हैं, तो एमएफआई का जो पेन अपने को 1 साल तक दिख रहा था वो शायद अभी रिवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपनी का फ्यूचर यहां से क्या हो सकता है? तो पहला पॉइंट ये है कि जो पॉलिसी चेंज किया था कंपनी ने, जो 180 दिन के बाद से अब फुल प्रोविजनिंग करने लग गए रेदर देन 365 डेज। सी, जो बंदा पैसा वापस नहीं करने वाला है उसके लिए अल्टीमेटली तो 100% प्रोविजनिंग कंपनी को करनी ही करनी पड़ेगी। तो भले ही वो 90 दिन के बाद करे या 365 दिन के बाद, अपने को फर्क नहीं पड़ता, राइट। और जो बंदा पैसा वापस दे देगा, मे बी उसने थोड़ा देर डिले करके देगा, बट अगर उसको देना ही होगा तो फिर अल्टीमेटली वो जो अकाउंट है वो एनपी अकाउंट से हट जाएगा। सो ये जो उन्होंने पॉलिसी जो चेंज किया है उसका इंपैक्ट एक्चुअल में, प्रैक्टिकल इंपैक्ट सिर्फ 4 क्वार्टर तक रहेंगे, क्योंकि जैसे ही वो 4 क्वार्टर, इस 4 क्वार्टर में क्या होगा कि अगर आप YoY भी कंपेयर करते हो तो उनको ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ दैट परसेंटेज चेंज। लेकिन Q1 के बाद वो लोग, उनका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा इस नए पॉलिसी में, मतलब तब से Q2 ऑनवर्ड्स अपने को उसका पेन और फील नहीं होगा, बिकॉज बेस चेंज हो चुका होगा ऑलरेडी, राइट। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1 कि पॉलिसी चेंज का 1 साल कंप्लीट हो गया है, एंड दैट इज वाई उसका इंपैक्ट देखना कम हो जाएगा अब। दूसरा पॉइंट है, इंडस्ट्री वाइज अपने को लग रहा है कि माइक्रो फाइनेंस अब थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है, जैसे कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के रिजल्ट से भी मिला, और उसी तरह से अगर आप कोई बिग बैंक को लेते हो, HDFC ले लो या ICICI ले लो, उनके कमेंट्री से भी पता चलता है कि थोड़ा तो ऑप्टिमिज्म अब आ रखा है। अब ऐसा नहीं होगा कि यार यहां से माइक्रो फाइनेंस और ज्यादा खराब होने के चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं। मे बी Q1 और Q2 विल बी अनदर sluggish quarter, but after that things will start improving. So we are somewhere near the bottom in terms of business,
बाय द वे ये वीडियो में सिर्फ बिजनेस और एजुकेशन के पर्पज से बात हो रही है। स्टॉक प्राइस में जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि स्टॉक और बिजनेस प्राइस थोड़ा अलग होता है। जरूरी नहीं है कि बिजनेस जिस डायरेक्शन में जाए स्टॉक भी एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में जाती है। स्टॉक प्राइस एक्चुअली उसके अराउंड घूमती है, वो उसके बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे। और तीसरा पॉजिटिव चीज है कि माइक्रो फाइनेंस बुक का साइज कम हो गया है, अब 10% में आ गया है। बाय द वे इक्विटास ने स्टार्ट किया था 100% माइक्रो फाइनेंस के हिसाब से। 2011 में इक्विटास का 100% एमएफआई में था, अब वो रिड्यूस कर करके 10% में आ गया है। दिस ऑल्सो शोज अस कि भाई बिजनेस कितना ज्यादा एफिशिएंट है चीजों को हैंडल करने के लिए, उसने कितने अच्छे तरह से अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। जबकि एयू के केस में ऐसा, एयू इज अ मच बेटर स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट देन इक्विटास एज ऑफ टुडे। बट एयू तो स्टार्ट ही हुआ था व्हीकल फाइनेंस से, राइट? उसके लिए उतना ज्यादा पेन नहीं आया जितना कि इक्विटास के लिए आ रखा है। बट इट इज गोइंग थ्रू ऑल दीज अप्स एंड डाउन्स, ऑल दीज साइकिल्स, एंड दैट मेक्स अ बैंक स्ट्रॉन्गर एंड अ बेटर बिजनेस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इकोनॉमिक टॉक्स के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।